हेलो मित्रों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आज की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के सामने जनगणना 2011 उसके बारे में विधिवत रूप से चर्चा करने वाला हूं। और आप यह अच्छी तरीके से जानते होंगे, यदि आप हमारी वीडियो से लगातार जुड़े होंगे तो आप अच्छी तरीके से यह जान रहे होंगे कि हम लगातार आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पर कुछ न कुछ वीडियो देने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और अधिक से अधिक वीडियो का आनंद लीजिए। और परीक्षा क्रैक कराने में जो हमारा मार्गदर्शक रहेगा, जो भी काम हम कर सकते हैं वो करने का हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे, इतना आप ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 से प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का श्रृंखला, आज का सेशन। जनगणना 2011 में जनगणना हुआ था, अब 2021 में होने वाला है। लेकिन जनगणना 2021 में जो होगा कोरोना की वजह से स्थगित हो गया है, नहीं हो पा रहा है। चलिए श्रृंखला को शुरू करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। भारत की जनगणना 2011 बहुत ही विधिवत तरीके से इसमें हमने सजाया है कि भारत की जनगणना जो 2011 में हुई थी। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं विश्व में जनगणना का क्या इतिहास रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जनगणना कहाँ पर हुआ था? तो आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ पर हुआ था, तो स्वीडन में हुआ था। और कब हुआ था? तो वह हुआ था 1749 ईस्वी में, ठीक है। तो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी स्वीडन में 1749 में हुआ था। और आगे है दशकीय जनगणना की शुरुआत। दशकीय का मतलब प्रत्येक 10 वर्ष के बाद, 10-10 वर्ष के बाद जो जनगणना की शुरुआत हुई है वह 1790 में हुआ है और अमेरिका में इसका प्रारंभ हुआ है, ठीक है। तो दशकीय जनगणना की शुरुआत मतलब 1790 में पहली जनगणना हुई है, तो 1800 में दूसरी जनगणना होगी। तो दशकीय जनगणना की शुरुआत अमेरिका में 1790 में हुई है। उसके बाद क्या हुआ है, 1800 हम इंग्लैंड की अंग्रेज़ों की दास्त गुलामी से बहुत दिनों तक जकड़े हुए हैं, तो इंग्लैंड के बारे में भी हमें जानना चाहिए। इंग्लैंड में जनगणना का प्रारंभ जो हुआ है वो 1801 में हुआ है, ठीक है। तो 1801 में इंग्लैंड में जनगणना का प्रारंभ हुआ है। तो हमने जो है विश्व में जितनी जनगणनाएँ सबसे पहले हुई थी, जो महत्वपूर्ण था फैक्ट के रूप में आपको बताने का मैंने प्रयास किया है। चलिए अब हम बताते हैं भारत में जनगणना। भारत में जो जनगणना हुई है, भारत में जनगणना का क्या इतिहास रहा है, उसे हम बताने का प्रयत्न करते हैं। और आप इसे समझिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से कि भारत में जनगणना का क्या इतिहास रहा है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। और उस समय जो यहाँ का जिसे कहते हैं वायसराय था, उसका नाम था लॉर्ड मेयो, ठीक है। आगे है नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी 1881 ईस्वी में, ठीक है। तो नियमित का मतलब क्या होता है? मतलब 1881 में भी अगर हो गया तो अब अगली जनगणना 1891 में होगी। प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी 1881 में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में हुई थी पहली जनगणना स्वतंत्र भारत में। और उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आर्य गोपाला स्वामी थे, ठीक है। तो 1951 में पहली जनगणना के समय जनगणना के आयुक्त कौन थे? मतलब मुख्य महापंजीयक भारत देश के महापंजीयक उस समय आर्य गोपाला स्वामी थे। चलिए कुछ फैक्ट के साथ आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान में जनगणना का विवरण कहाँ कहाँ पर दिया गया है, उसे जानने का हम प्रयत्न करते हैं। भारतीय संविधान की धारा 246 अनुच्छेद 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व केंद्र सरकार को, अर्थात केंद्र सरकार ही जनगणना कराएगी। और यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 में अंकित है, ठीक है। अगर बात की जाए किस अनुसूची में जनगणना वर्णित है, 7वीं अनुसूची में। किस अनुच्छेद के तहत होता है? 246 अनुच्छेद के तहत। और यह कौन कराता है? तो यह कराते हैं केंद्र सरकार कराती है, ठीक है। तो केंद्र सरकार यह कराती है। आगे बात करते हैं। जनगणना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत, जिसका उच्चाधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होते हैं, ठीक है। तो महापंजीयक को ही जनगणना आयुक्त कहा जाता है, यही जो है इसके उच्चाधिकारी होते हैं, ठीक है। जनगणना जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। वर्तमान में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त कौन हैं, तो श्री विवेक जोशी जी हैं। कौन है? श्री विवेक जोशी जी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है, तो श्री विवेक जोशी जी हैं।
आगे हम बात करते हैं भारत की जनगणना 2011 की जो जनगणना रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब धीरे धीरे क्रम वाइज तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। चलिए, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। अगर आपसे पूछा जाए कि कैसी जनगणना थी, 15वीं थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 1951 के बाद ये 7वीं बार जनगणना हो रही है 2011 में। अब जो 2021 वाली जनगणना होगी वो 8वीं जनगणना होगी, लेकिन जो 1881 से शुरू हुआ है जनगणना उसमें 15वीं जनगणना थी। ठीक है, इसे तो माना जाएगा 1872 से ही। उम्मीद है कि यह समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बात करते हैं। सितंबर 2010 ईस्वी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति पर आधारित जनगणना की स्वीकृति प्रदान की। इससे पहले जो है जाति पर आधारित जनगणना नहीं होती थी, लेकिन सितंबर 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना की स्वीकृति प्रदान की। अगर आपसे पूछा जाए सितंबर 2010 से पहले कब जनगणना जो है जाति आधारित हुई थी, तो 1931 ईस्वी वह अंतिम वर्ष था। 1931 के बाद जो 1941, 1951, 1971 की जनगणनाएँ हुई हैं उसमें जाति आधारित नहीं हुआ था, लेकिन 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी। उसके बाद पुनः यह जाति आधारित जनगणना जो है 2011 में होता है, कांग्रेस के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। आगे बात करते हैं जनगणना 2000 ईस्वी का शुभंकर, जो 2000 इसमें 2000 गलती से टाइप हो गया है, 2011 है। जब हम 2011 की बात कर रहे हैं 2011 है। जनगणना 2011 ईस्वी का शुभंकर, मतलब शुभंकर आप समझ रहे होंगे, शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी और इसका आदर्श वाक्य जो था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। एक क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि 2011 की जनगणना का जो स्पेशल वाक्य था वो क्या था, वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं भारत की जनगणना। 2001 की जनगणना में भारत के कुल 593 जिले थे। ये ज़्यादा फैक्चुअल नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने दे दिया है स्थान इसे भी। लेकिन 2011 की जनगणना में यह संख्या बढ़कर के 640 हो जाती है। जायज़ सी बात है कि जनसंख्या जो है नियमित रूप से बढ़ रही है, तो ज़िले भी नए नए बन रहे हैं। 593 से 640 हो गई, और ये जो 45 नए ज़िले बनाए गए, तो इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है आगे है महाविभाजक वर्ष। क्या है? महाविभाजक वर्ष। क्वेश्चन आता है कि महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। भारत की जननांकीय के इतिहास में 1921 को महाविभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो महाविभाजक वर्ष इसे क्यों कहा गया है? ठीक है, तो 1911 से लेकर के 1911 से लेकर के 1921 के बीच भारत में जनसंख्या में -0.31% की कमी हुई थी। 10 की वृद्धि हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन 1911 से 1921 के बीच हमारा जो मतलब कि जनसंख्या थी उसमें ऋणात्मक हुई थी, मतलब वृद्धि जो है ऋणात्मक हुई थी। ठीक है, तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ विभाजक वर्ष आपको पता चल गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं 2011 से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े थे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का मिलेगा अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। फैक्चुअल आता नहीं है, लेकिन मैंने डाटा दे दिया है, जिसमें 51.47% पुरुष थे और 48.53% महिला थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने पुरुष थे कितने परसेंट महिला थी, परसेंट में आएगा, ये फैक्चुअल वैल्यू कहीं नहीं पूछी जाएगी। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या विश्व में किस स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है। ठीक है, जनगणना की मतलब जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पे है, पहले पर चाइना है। इसे ध्यान रखिएगा, सब चीज़ें फैक्चुअल हैं, जानना आवश्यक है। और जनघनत्व की बात की जाए कि भारत में जो जनघनत्व रहा है 325 प्रति वर्ग किलोमीटर 2001 में था, और 2011 में बढ़कर के 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। जनघनत्व का मतलब क्या होता है? एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में, एक वर्ग, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर, ठीक है, तो 1 किलोमीटर लंबे चौड़े एरिया में कितने आदमी निवास करते हैं औसतन,
पूरे भारत की अगर बात की जाए तो पहले 2001 में जब जनगणना हुई थी 325 था उस समय, लेकिन वर्तमान में 382 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन आएगा कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व कितना है, तो 382 है। आगे है 2011 की जनगणना से संबंधित और कुछ आंकड़े दिया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया, जो कि बहुत ही सुखदायक था। लिंगानुपात बढ़ना चाहिए। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, अर्थात वर्तमान में 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं, अर्थात 1000 पुरुष के लिए 943 महिलाएं उनकी पत्नी बन सकती हैं। ठीक है, और जो पुरुष बच रहे हैं वो उनकी शादी नहीं हो पाएगी, इसका मतलब यही है लिंगानुपात का। और आगे है शिशु लिंगानुपात जो है 927 से घट करके 918 हो गया है, जो कि बहुत ही ख़राब आंकड़ा है, इसे बनाए रखना चाहिए। भ्रूण हत्या इसके सब कारण हो सकते हैं कि जो चाहते हैं कि बेटी ना हो, बेटी रहेगी तो खर्चा पड़ेगा शादी विवाह में, तो ये सब प्रॉब्लम है, इसी वजह से शिशु लिंगानुपात घटा है। ठीक है, तो 927 से घटकर 918 हो गया, और वहाँ जो है पूर्णतः लिंगानुपात बढ़ा है। आगे है जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या 64.84% से बढ़ करके 73% हुई है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसमें पुरुष साक्षरता 75.26 से बढ़कर 80.9% हो गई, और महिला साक्षरता अर्थात हर तरीके से साक्षरता बढ़ा है पूरे देश में। जो इम्पोर्टेंट है वही पूछा जा सकता है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से साक्षरता कितनी है, 73% है 2011 की जनगणना के अनुसार। इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, आगे कुछ बात है 2011 की जनगणना से संबंधित और कुछ बातें हैं। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किया गया एकमात्र राज्य कौन सा है, केरल है। केरल को पूर्ण रूप से साक्षर घोषित कर दिया गया है, और इसकी जो साक्षरता दर है 96.16% है। ठीक है, आगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं, जिसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो ठीक है, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, कितनी है इसकी जानकारी आपको ज़्यादा नहीं रखनी है, लगभग 20 करोड़ के आसपास है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर आंध्र प्रदेश है। मैंने पाँचों इस वजह से लिख दिया गया है कि कहीं कहीं पर पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे है, भारत की न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, ये सभी स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने दिया है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, उसके बाद मिजोरम में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, तब गोवा में है, तब इंग्लैंड में। अर्थात अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे हम चलते हैं। आगे है भारत की सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य। जनघनत्व का मतलब मैंने अभी अभी बताया है, सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा बिहार में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद है केरल में, उसके बाद है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद है हरियाणा में। मैंने फैक्ट यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिया है, लेकिन इतना जान लीजिए वो जो बिहार का जनघनत्व हो 1106 है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है बिहार का जनघनत्व। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं, न्यूनतम जनघनत्व वाला ज़िला कौन कौन सा है। तो सबसे कम जो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कह रहे हैं, सॉरी, राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है, इसमें 17 आदमी 1 किलोमीटर वर्ग के अंदर पाए जाते हैं। तो भारत की न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश है, तब मिजोरम है, तब सिक्किम है, तब मणिपुर है, तब नागालैंड है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये सभी चीज़ें आप एक बार देख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। भारत की सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, उसके बाद तमिलनाडु में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद मणिपुर में है, तब छत्तीसगढ़ में है। अगर बात की जाए केरल में कितने लिंगानुपात है, तो केरल में 1084 है, अर्थात यहाँ पर पुरुषों की संख्या कम है और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है केरल में। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, गलत नहीं है। और है भारत के न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो 5 राज्य हैं, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है। अर्थात न्यूनतम का मतलब क्या है, न्यूनतम का मतलब है सबसे कम। भारत में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है, हरियाणा में पाया जाता है, जो कि 879 है, मतलब 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं हैं।
कहाँ, हरियाणा में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। भ्रूण हत्या इसका सबसे बड़ा कारण है, मैंने बार बार बता रहा हूँ। जो लिंगानुपात का सबसे बड़ा कारण है भ्रूण हत्या। भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य मैंने दिया है। तो अरुणाचल प्रदेश इसमें शीर्ष पर है शिशु लिंगानुपात के मामले में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है शीर्ष पर है। उसके बाद है मिजोरम, उसके बाद है मेघालय, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद है केरल। शिशु लिंगानुपात यही पूछा जाएगा, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे कम हरियाणा में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात भी है, और वैसे भी लिंगानुपात हरियाणा में सबसे कम है। आगे है पंजाब में भी लिंगानुपात है, उसके बाद जम्मू कश्मीर है, उसके बाद राजस्थान है। ठीक है, और उसके बाद गुजरात है। ये सभी चीज़ें एक बार आपको देखने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, मैंने आगे कुछ फैक्ट के रूप में लिखे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, इसे भी जानना। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो आप अभी भी देख लिए हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल है। आगे है न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। ठीक है, 61.8%। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। यहाँ की 90% जनसंख्या गांव में निवास करती है। आगे है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है। ठीक है, गोवा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है, तो अगर बात की जाए सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। अगर अनुसूचित जाति का मतलब होता है एससी और अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है एसटी, तो अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, और एसटी के लिए मध्य प्रदेश लगाइएगा। आगे है नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में, ये मैंने फैक्ट के रूप में लिखा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुसूचित जाति कहाँ पर नहीं पाई जाती, एससी, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एससी जाति पाई ही नहीं जाती है। हरियाणा और पंजाब ऐसे जो राज्य हैं जहाँ पर एसटी जाति नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये सभी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं आसानी से, और मैं पीडीएफ के रूप में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे दे दूँगा। 2011 की जनगणना से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े और कुछ हैं केंद्र शासित प्रदेशों से मैंने ले लिया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जा सकता है, दिल्ली है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जा सकता है, तो लक्षद्वीप है। ठीक है, तो दिल्ली और लक्षद्वीप न्यूनतम और ज़्यादा हैं, इसे ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला। और सबसे कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनघनत्व पाया जाएगा, ये भारत देश की राजधानी, इसे आप जानते ही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम। ठीक, जनघनत्व का मतलब आप पहले मैंने समझाया है। आगे है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो कौन सा है, वो पुदुचेरी है। पुदुचेरी जो है सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है। ये सभी आंकड़े जो है 2011 के हैं। ठीक है, आगे है 2011 की जनगणना से और भी महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा साक्षरता पाया जाता है। न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर पाई जाती है, दादरा नगर हवेली में पाई जाती है। एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, सबसे अधिक साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में है, और सबसे कम साक्षरता जहाँ पाई जाती है दादरा नगर हवेली है। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल हैं जो मैंने आपके सामने देने का प्रयत्न किया है। ये सभी चीज़ें मैं आपको कोशिश करूँगा पीडीएफ के रूप में आपको दे दूँ। अगर कोशिश हमारी सही होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैंने जनगणना 2011 को कवर करने का प्रयास किया है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इतना मान के चलिएगा कि आपकी जनगणना से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जनगणना से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लगभग यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। आपने जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं सपोर्ट करते रहिए। आप सभी लोगों का प्यार अगर इस चैनल को मिलता रहे तो हम जो है निशांत यान को सफलता का दूसरा पर्याय बना के रहेंगे। और इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत आपका।